हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591। दोस्तों, प्लेटफॉर्म की सेट की अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म के सेट में हम लोगों ने सेट नंबर 3 को डिस्कस किया था। इस सेट नंबर 3 में बात करें तो हम लोगों ने मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व किया था। अब यह जो वीडियो बनाया जा रहा है इसमें मैथ रीजनिंग के अलावे जितने भी पार्ट्स रह जाएंगे, जैसे आपका जीके होगा, जीएस होगा और करंट होगा, यह सब जो आपका रह जाएंगे, इस सब प्रश्न को इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल पे विजिट नहीं किया है, पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, ताकि एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन हो, वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी मैसेज हो या वीडियो हो या किसी भी क्लास का सेट प्रैक्टिस का जो भी वीडियो अपलोड किया गया जाए वह नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आइकन का यानी नोटिफिकेशन बेल आइकन की अगर बात करें उसे आपको ऑन करना होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेट नंबर 3 का, जिसमें हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच के खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। इस मल्चिंग में क्या किया जाता है, जो पौधे के बीच की खाली ज़मीन होती है उन्हें साथियों क्या किया जाता है, कार्बनिक पदार्थ, इनसे उनको ढक दिया जाता है और इसे मल्चिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक यानी कि जो पदाधिकारी थे उनके, उन सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो यह खिताब जो दिया गया था वह जय सिंह और जसवंत सिंह को औरंगजेब के द्वारा मिर्जा राजा के खिताब से इन्हें सम्मानित किया गया था। यह मिर्जा राजा का खिताब इनको दिया गया था। अगर बात करें जसवंत सिंह की साथियों, ठीक है, और राजा जय सिंह को, तो राजा जय सिंह जो है मिर्जा राजा का खिताब जो उनको मिला था वो आमेर के रहने वाले थे, ठीक है, और राजा जसवंत सिंह जो थे वह मुगल सेना में योग्यतम सेनापति में से थे। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 3, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल यानी कि प्रत्येक दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी कि रिटायर होते हैं और चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो साथियों यहाँ पे 1/3 एक तिहाई सदस्य जो है वह प्रत्येक दूसरे साल जो है राज्यसभा के प्रत्येक दूसरे साल पर जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उनका 1/3 जो है रिटायर हो जाते हैं और जो नए चुने हुए सदस्य होते हैं उनका स्थान ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्यसभा का गठन, ठीक है, राज्यसभा के गठन की अगर साथियों हम बात करें तो राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे पहली बैठक, अगर हम पहली बैठक की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। अनुच्छेद 80 में साथियों आर्टिकल 80 की अगर बात करें तो उसमें आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। इस आर्टिकल 80 की अगर बात करें तो इसमें राज्यसभा के गठन का प्रावधान है, राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है, प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो यह अभियान जो है सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वह दिल्ली का सुल्तान था जो सबसे पहले दक्षिण का अभियान, इसको हाईलाइटेड करेंगे, दक्षिण भारत का अभियान शुरू किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। इस दक्षिण भारत की अगर बात करें तो इसके सैन्य अभियान को यानी कि सैन्य अभियान जो था उनका, उसको शुरू करने के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था, मलिक काफूर, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के विजय का मुख्य कारण था श्रेष्ठ सेना एवं मलिक काफूर का योग्य नेतृत्व। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति जिसका नाम है बादशाह नामा, जो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है, उनके संरक्षण डैश का आधिकारिक इतिहास है?
तो यह इतिहास साथियों किसका है? शाहजहाँ का। ठीक है। अब्दुल हामिद लाहौरी की बात करें, उन्होंने बादशाहनामा लिखा है और उनके संरक्षक शाहजहाँ का आधिकारिक इतिहास है इसमें, माने इस बादशाहनामा में शाहजहाँ का जो है आधिकारिक इतिहास इसके बारे में लिखा गया है। आगे है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पुर्तगालियों ने 1510 में साथियों 1510 में गोवा पर कब्जा किया था और 1509 में अगर बात करें साथियों 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। ठीक है। और अल्बुकर्क ने क्या किया था? 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। अगर गोवा छीनने की बात करें तो बार बार आपका जिक्र आता है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह उन्हीं से गोवा को छीना था फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क के द्वारा। आगे बात करते हैं कि गोवा क्या था? गोवा पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय था और 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 ईस्वी में हरमुज पर अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क की अगर बात करें जो था वह पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। आपसे प्रश्न में यह पूछा जाता है अल्बुकर्क जो है वह पुर्तगाली जो है अल्बुकर्क पुर्तगाली व्यवस्था का यानी कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था और भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय की वायसराय की बात करें प्रथम पुर्तगाली वायसराय। ठीक है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय की अगर बात करें तो वह था साथियों फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अल्मीडा लिख लेते हैं, आप याद रखेंगे। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था वह प्रथम क्या था? पुर्तगाली वायसराय था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। छठे नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए छठा नंबर प्रश्न तो हो चुका है, इसका आंसर था 1510। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। तिरुवरूर जो है और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद थी? तो यह था भित्ति प्रकार का। भित्ति प्रकार जो है वह तिरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर चित्रकारी की गई थी। भारतीय चित्रकार के गौरवशाली इतिहास का आरंभ जो है सबसे पहले आरंभ जो हुआ था तो यह भित्ति चित्र से ही आरंभ किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो बादामी, चित्तावनसाल, एलोरा बाग, अजंता आदि में भित्ति चित्रकला के सर्वोत्तम कृष्ट के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफा की अगर बात करें तो अजंता की गुफा में साथियों कुल मिला के 29 गुफाएँ हैं। 29 गुफाएँ हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुआ था? तो साथियों वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उस दौरान जेम्स स्कॉट था एक अंग्रेज, उसके द्वारा लाठी चार्ज किया गया था। बेरहमी से उसने लाठी चार्ज किया था जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज होते होते उनकी 17 नवंबर को साथियों 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को किया गया था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और साइमन आयोग के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था साइमन आयोग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया था और यह लड़ाई जो है साथियों 23 जून ऐतिहासिक लड़ाई है, जाना जाता है 23 जून 1757 को। ठीक है। प्लासी की युद्ध ही जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को। कहाँ हुई थी? भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। पलासी नामक एक गांव था, वहीं पे यह युद्ध हुआ था। इसमें नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है। और अगर बात करें दूसरी तरफ जो था उनके ओपोनेंट थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन एवं मोहनलाल अंत तक युद्ध करता रहा था। युद्ध के पश्चात हुआ था कि मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या हो गई थी और मीर जाफ़र के पुत्र मीरर ने मोहम्मद बेग द्वारा करवा दी थी। यानी कि सिराजुद्दौला की हत्या किसने करवाई थी? मोहम्मद बेग के द्वारा मीरर ने करवाई थी। ठीक है।
और इतिहासकारों के द्वारा मीर जाफर को क्लाइव का गीदर कहा जाता है। क्लाइव का यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का जो गीदर कहा जाता है किसको? मीर जाफर को। ठीक है, यह भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस उपन्यास को किसने लिखा है, यानी इस उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास को साथियों अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो इनको 1892 में साथियों, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो उन्हें 1892 में यूनाइटेड किंगडम में यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला भारतीय सदस्य बनाया गया था। नौरोजी की अगर बात करें तो साथियों 1892 में ब्रिटेन के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव में, ब्रिटेन के जहाँ पे आम चुनाव हुआ था उसमें लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से उन्होंने चुनाव जीता था। और दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1825 में मुंबई में हुआ था, एक पारसी परिवार में। नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह भी पुस्तक उन्होंने लिखा था। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो नौरोजी 1865 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। एक बार अध्यक्ष की अगर बात करें तो वह 1886 में रहे थे, 1886 में कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में, इतना से समझ गए, कोलकाता हो गया। 1893 में अगर बात करें तो वह लाहौर में थे, लाहौर में। और उसके बाद वह जो थे तीसरे बार 1906 में बने थे, वह फिर से कहाँ बने थे? कोलकाता में। कोलकाता में इन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए, इसके अलावा और बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी से संबंध एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित और प्राकृतिक विज्ञान के अध्यापक भी रह चुके थे। प्रश्न संख्या 12। डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो उनको भारत रत्न 1990 में दिया गया था। ठीक है, मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आप सभी जानते हैं इस पुस्तक को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा अगर बात करें, आपसे यह भी पूछा जाता है कि उनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम उनका था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो यह सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया था और इनका जन्म जो है वह गुजरात के मोराबी टंकरा, इस जगह पे इनका जन्म हुआ था। दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में साथियों, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो यह बनाया जा रहा है कहाँ पे? सिक्किम में बनाया गया है। सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया गया है, सिक्किम के नामची में। ठीक है, सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है। आपसे डायरेक्टली यह भी पूछा जाएगा कहाँ पे बनाया जा रहा है? नामची में। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो गुजरात में यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। और यह कहाँ है? हजीरा बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसशिपमेंट एक पोर्ट है। गुजरात के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, फेमस बंदरगाह जिसकी बात करें तो एक कांडला है, वेदी है, मुद्रा है, जामनगर है। जामनगर तो आप जानते भी होंगे। उसके अलावा पोरबंदर है, भावनगर है। यह सब वहाँ का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे है? तो हृदय का जो है इसका चिकित्सा किया जाता है कार्डियोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, इसका जो चिकित्सा किया जाता है हृदय का, वह उस विज्ञान को, उससे संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं।
उसी तरीके से वृक्क को आप जानते हैं नेफ्रॉन उसके अंदर होता है, तो उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। अब देखिए साथियों, यहाँ पे रीजनिंग है जो कि हम लोगों ने इसका वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको सॉल्व किया हुआ है। तो हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को छोड़ेंगे क्योंकि उसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं और उसको सॉल्व भी कर चुके हैं। तो हमें अभी सिर्फ करंट, सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज इस प्रश्नों को हल करना है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 41 में। क्या कह रहा है कि P प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, यानी कि 4 पार्ट में उसको कट किया जाता है, और प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी। तो साथियों इस दशा में प्रत्येक की प्रतिरोधकता जो है वह P ही होगी। इनको 4 भाग में काटा जाता है, फिर भी क्या होगी, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता P होगी। क्या होता है कि प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई एवं क्षेत्रफल से स्वतंत्र रहता है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। प्रतिरोधकता की अगर बात करें तो इसका मात्रक साथियों ओम होता है। आप जानते होंगे इसका मात्रक जो है वह ओम होता है। ओम को इस तरीके से डिकोड किया गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, या आप उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे इसको ओम लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 42। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा। तो इस दशा में स्प्रिंग जो है वह संकुचित हो जाएगा, है ना, संकुचित हो जाएगा, थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, यानी कि जो सबसे पीछे बैठा है, ठीक है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। देखिए तो इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु उसका स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा है। तो नज़दीक का नहीं दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष में अगर बात करें, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु ठीक रहती है। तो यहाँ पे निकट क्या हो रहा है, निकट ही आपका क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो उसको क्या हो रहा है साथियों, तो जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है और नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, परेशानी हो रही है, तो उसे क्या है, दूर दृष्टि दोष हो गया है। और यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दे रखा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यह पूछा गया है, इसके सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन को देखिए, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है वह जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है, यह जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 45। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है, ठीक है, जहाँ पे ये वेट हो द्रव्यमान और उनके बीच जो है ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। देखिए अगर बात करें निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट ठीक रहता है, निकट दृष्टि दोष में निकट ठीक रहता है, दूर नहीं ठीक रहता है, यानी कि दूर की वस्तु स्पष्टता उसे अच्छी तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसे साथियों मायोपिया कहते हैं। फिर से समझेंगे, दूर दृष्टि में दूर जो है, दूर दृष्टि दोष में दूर क्लियर रहता है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष की अगर बात करें उसमें दूर क्लियर रहता है और नज़दीक उसका दिक्कत होता है, नज़दीक की वस्तु को देखने में उसे परेशानी होती है, ठीक है, तो इसे मायोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट ठीक रहता है और दूर की वस्तु देखने में उसको दिक्कत होगी, तो उसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है वह लाल दिखता है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि लाल का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, लाल का तरंग दैर्घ्य जो है, तरंग दैर्घ्य यह अधिक होता है, जिसके कारण से इसका प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णन कम होता है, कम फैलता है, ठीक है, प्रकीर्णन कम होता है। इसके अलावा जो उसमें कलर होता है वो सब क्या होता है, फैल जाता है, रह जाता है,
और यह लाल जो रंग है वो अधिक दूरी तय करता है, इसलिए हमारे आँखों तक या हम क्या लाल रंग को देख पाते हैं। वो प्रकीर्णित कम होता है, फैलता कम है, बाद बाकी कलर फैल के वहीं पे रह जाता है, हमारे आँखों तक कम आता है, मतलब हल्का हल्का आ पाता है। तो इसीलिए हमको क्या होता है, जब सूर्यास्त होगा या सूर्योदय होगा उस समय आकाश हमें लाल दिखाई पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। तो लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और कम प्रकीर्णित होता है, इसी के कारण जो है लाल रंग दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, अपवर्तन परावर्तन आप जानते होंगे, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, यह अपवर्तन के कारण नहीं होता है। इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आग द्वारा छवि का निर्माण, यह अपवर्तन के उदाहरण है। लेकिन अगर बात करें अस्त होते हुए सूर्य का, अगर बात करें तो साथियों यह अपवर्तन का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये जो है गलत होगा और यही हमारा आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 49 में कह रहा है कि ध्वनि की गति यानी कि v वेलोसिटी और माध्यम का घनत्व p की अगर बात करें, इसके मध्य यह रिश्ता है। क्या होता है इसके बीच, क्या फॉर्मूला है, क्या रिश्ता है, तो देखिए v², ठीक है ना, बाय 1/p, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13 और 1 है। यह किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो यह साथियों क्रोमियम का है। ठीक है, क्रोमियम की अगर बात करें, ठीक है ना, बोर्ड के अनुसार इसका विन्यास 2, 8, 13 और, ठीक है, 2, 8, 12 और 2 होना चाहिए। इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13 और 1 होता है। ठीक है, तो इसका अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो यह है कौन से साथियों, आप जानते होंगे झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि जो है वह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाती है, वहाँ के स्थानांतरित कृषि है। इस कृषि के अंतर्गत क्या होता है, यह सबसे प्राचीन पद्धति होती है खेती की, और इसमें क्या होता है किसी विशेष स्थान के वनस्पति जो वहाँ पे रहता है ना, पेड़ पौधे वनस्पति, उसको काट दिया जाता है और फिर वहाँ साफ सफाई करके खेती की जाती है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ समय तक यहाँ खेती करने के बाद फिर यह आगे बढ़ती है ना। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन प्रणाली पैरी पद्धति भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो यह धूपगढ़ है। सतपुड़ा श्रेणी का दक्षिण पठार का भाग ही यह एक ब्लॉक पर्वत है और सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। फिलहाल धूपगढ़ की पहाड़ियाँ की अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। तो यह जो है नवादा में स्थित है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो काकोलत जलप्रपात नवादा शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है, नवादा जिला में स्थित है। और काकोलत जलप्रपात कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें, इस जलप्रपात की अगर ऊंचाई की अगर बात करें साथियों, तो इसकी ऊंचाई है 48 मीटर। ठीक है, 0.48 मीटर नहीं है, 0.48 मीटर नहीं है, 48 मीटर है और 160 फीट है। ठीक है, या 48 मीटर का है या 160 फीट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। यह एक साहित्यकार की रचना है जिसका शीर्षक है मारे गए गुलफाम, और यह जो है लिखा गया है फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फणीश्वरनाथ रेणु ने कुछ अन्य जो है रचनाएं लिखी है जिसका नाम है मैला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू, आदिम रात्रि इत्यादि। इसके अलावा बात करें प्रश्न संख्या 55, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है। तो पहला मेगा फूड पार्क की बात करें जो कि बिहार से इसका संबंध है, और यह स्थापित किया गया है मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में किया गया है इसका स्थापना। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसकी अगर लागत की बात करें, लागत भी याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में कभी कभी लागत भी पूछ देता है। तो 400 करोड़ की लागत से इसका
400 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 56। बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किन्हें जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना गया है। इनको उपनाम दिया गया है या सम्मान के रूप में इन्हें इस नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह अनुग्रह नारायण को जानेंगे बिहार विभूति, और श्री कृष्ण जी की अगर बात करें, श्री कृष्ण सिंह की, तो इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, श्री कृष्ण जी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? एशियाई देश लेबनान की राजधानी जो है साथियों वह बेरूत में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरूत। इसके अलावा अगर हम बात करें हनोई, ठीक है, हनोई वियतनाम देश की राजधानी है। ठीक है, वियतनाम की राजधानी है हनोई। इसके अलावा निकोसिया की बात करें तो यह साइप्रस की राजधानी है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। और यमन देश की राजधानी जो है आपका साना है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है और सीरिया की राजधानी दशमिक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में कह रहा है कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो यह पानीपत की तीसरी लड़ाई सबसे पहले किसके मध्य हुई थी? तो यह हुआ था मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के मध्य, और यह लड़ाई लड़ा गया था 1761 में, 14 जनवरी 1761 को। याद रखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है उस लड़ाई के समय मराठा सरदार पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? जापान जो है 1956 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश बना था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वह 24 अक्टूबर साथियों 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। भारत बना था इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की अगर संख्या की बात करें, सदस्य देश, इसके कितने सदस्य देश हैं? तो इनके सदस्य देश है साथियों 193, और 193वां सदस्य जो है 193 सदस्य यानी कि 193वां सदस्य बना है दक्षिणी सूडान इसका 193वां सदस्य देश बना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है? इससे पहले प्रश्न संख्या 60 रह गया है। 60 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? 2011 के जनगणना के आधार पर बात करें तो किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व भारत में सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 17 व्यक्ति रहते हैं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पर वर्ग किलोमीटर, है ना। तो इसके अलावा अगर हम साथियों बात करेंगे तो बिहार की बात करते हैं। ठीक है, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 1106 है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो यह जो है कांडला बंदरगाह, ठीक है, कांडला बंदरगाह का नाम जो है वह दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है और यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह कहाँ है साथियों? कच्छ की खाड़ी में स्थित है यह कांडला बंदरगाह। प्रश्न संख्या 1939, प्रश्न संख्या यहाँ पे 62 है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसकी बात करें तो उन्होंने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से, है ना, त्रिपुरी अधिवेशन थी, उसकी अध्यक्षता से इन्होंने अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था, है ना, इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। गांधी जी और इनके मध्य जो है कुछ मतभेद हो गया था सदस्यों को लेकर के, तो इन्होंने इस्तीफा दिया था और इसके बाद इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसमें से कौन सा अनुच्छेद जो है उसका अधिकार संपत्ति से है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 300A, ठीक है। इसका संबंध जो है वह संपत्ति के अधिकार से है। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार के भाग 3 से निकालकर, यह जो था मौलिक अधिकार के भाग 3 में था और वहाँ से निकाल करके भाग 7 में विधिक अधिकार में परिवर्तित करके 300A के अंतर्गत स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 64। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। इसकी मुख्य विशेषता पूछा जा रहा है मिश्रित कृषि की। तो इसकी देखिए, मिश्रित मतलब क्या होता है, मिला जुला के, कभी ये फसल करना बारी बारी से चेंज करके। अब देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, यह भी ऑप्शन हमारा सही है, मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि की अगर बात करें तो उसको बारी बारी से फसल चेंज करके भी कहा जाता है, हालांकि उसे फसल चक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मिश्रित कृषि भी कह सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार साथियों केन्या जो है वह ओपेक का सदस्य देश नहीं है। ओपेक का पूर्ण नाम है, यानी कि पूर्ण रूप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। यह ओपेक सदस्य जो है, जो पेट्रोलियम निर्यातक है उनके, यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादक जो देश है उनका एक 13 देशों का संगठन है, ठीक है। ओपेक 13 देशों का संगठन है, 13 देशों का संगठन है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इस 13 देश में सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया तथा कांगो आते हैं इन 13 सदस्य देशों में। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से गलत है। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, सही बात है। वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, यह भी ऑप्शन हमारा सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जंगल भी है, वन है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइगर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच है, जबकि आप जानते होंगे भारत और चीन के बीच कौन सा है, मैकमोहन है, मैकमोहन है। और यह मैकमोहन और यह जो है रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। इस रेड क्लिफ लाइन को सर रेड क्लिफ के द्वारा 1947 में खींचा गया था। हालांकि इसे साथियों अध्यारोपित सीमा भी कहा जाता है, अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। ऐसा नहीं था कि एग्जैक्टली किया गया, इनके द्वारा एक रेखा खींच दिया गया मैप पर और वहाँ से क्या बन गया, यह जो है इसको मान्यता मिल गई। उसी के आधार पर आज भी रेड क्लिफ रेखा जो है वो बाउंड्री जो है इनके मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो सीमा शुल्क किया जाता है, संपदा शुल्क लिया जाता है, उत्पाद शुल्क भी लिया जाता है। निवृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है, जबकि यह राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो पूर्वी घाट में आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट में स्थित दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी जो है जिंडागाड़ा है 1690 मीटर। और आप यह जानते होंगे साथियों, दक्षिण भारत की अगर बात करें, एग्जामिनेशन में बार बार आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वह कौन हो जाएगा? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी जा चुका है। अनाईमुड़ी चोटी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसका ऊंचाई की अगर बात करें तो 2695 मीटर है। जबकि दूसरा अगर बात करें दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी अगर बात करें साथियों, देखिए यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड, दूसरी है ना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो यह आपका हो जाएगा डोडा बेटा। क्या हो जाएगा? डोडा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 की बात करें तो इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, आप जानते हैं, और यह प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। जैसा ऐसा आवश्यकता होता है उसके अनुसार तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। और संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जा सकती है। धन विधेयक के मामले में इसे आहूत नहीं किया जा सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और जब अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो इनकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इतना इन्फॉर्मेशन रहा। इसके अलावा बात करें प्रश्न संख्या 70 में, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? जो है जहाँ की यह ऑप्शन दिया जा रहा है, तो इसमें दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत माला की अगर बात करें तो यह विश्व की सबसे लंबी, आप जानते होंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज की पर्वतमाला, है ना। और आप यह भी जानते होंगे कि यह 7000 किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो आरबीआई क्या कह रहा है कि 1934 अधिनियम के द्वारा दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? दूसरी अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई बैंकों को अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक में डिवाइड करता है और आरबीआई का जो अधिनियम है वह दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी नहीं मिला है? तो साथियों यहाँ पे शिखर धवन जो है उन्हें कभी भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। जबकि विराट कोहली की अगर बात करें तो इन्हें 2018 में दिया गया था। विराट कोहली को 2018 में दिया गया था। धोनी की अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में दिया गया था और सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में दिया गया था। ठीक है, शिखर धवन को यह पुरस्कार कभी नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह तक, यानी कि जब से वो पद धारण करते हैं तो प्रथम 2 वर्ष तक और कार्यकाल यानी खत्म में उनका जो टाइम पीरियड रहता है कार्यकाल का, जब खत्म होने का अंतिम 6 माह बचा रह जाएगा उसके दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। फिर से समझना है, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, किस सदस्य को पर जब वो पद धारण करते हैं वहाँ से 2 साल तक और अंतिम जब उनका ख़त्म होने वाला रहता है तो अंतिम 6 महीने बाकी रहेगा तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो किस पर भाई साहब? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुखिया पर और ऑप्शन नंबर बी उप मुखिया पर। कब? शुरुआती 2 वर्ष और अंतिम 6 महीने के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।
मुखिया और उपमुखिया अर्थात ग्राम पंचायत का कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। और यह क्या होते हैं? मुखिया ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं, यानी कि मुख्य होते हैं। प्रश्न संख्या 74, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका अनुच्छेद 243 से ZG तक किया गया है। नगर पालिका से संबंधित इन सभी प्रावधानों का जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 75, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो यह साथियों 1971 तक जो है बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से में रहा था। इसके बाद बंटवारे के समय 1947 में, ठीक है, पाकिस्तान 2 भाग में, एक बना था पश्चिमी भाग पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है, 2 भाग बना था। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश है, जो कि अभी बात करें पहले जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, आज का वर्तमान बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के मुस्लिम बहुल इलाके को काटकर इसे बनाया गया था। पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र दूर होने के कारण अलग थलग तथा उपेक्षित महसूस करता था। तो 1971 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया था। और वहीं पूर्वी पाकिस्तान जो है आज क्या है? पूर्वी पाकिस्तान जो है आपका आज क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है राप्ती नदी, ठीक है, राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है। और सरयू नदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या के निकट से बहने वाली प्राचीन नदी है। घाघरा नदी को कर्नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, अशोक रुद्र एवं SAS मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजना जो है वह कौन सी है? जो कि अशोक रुद्र एवं AS मान्य के मॉडल पर आधारित थी। तो यह हो जाएगी चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और हम साथियों बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो लिखते नहीं हैं, बोल देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करें तो साथियों यह महालनोबिस, ठीक है, इनके योजना पर, इनके मॉडल पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवस्थी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। यानी कि ऐसा खाद्यान्न का स्थिति कर ले ताकि क्या हम दूसरे देशों पर निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर हो सके। तो यह सारे के सारे जो है इसमें सम्मिलित थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? देखिए यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में अगर बात करेंगे, अभी भी आपने दरोगा का सेट किया होगा सक्सेस प्लेटफॉर्म 259 के इसी चैनल पे, तो वहाँ भी इस प्रश्न का साथियों होयसल मंदिर का जिक्र किया गया था। तो इसको जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया था और यह 42वां भारतीय स्थल बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि होयसल मंदिर, ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक के बेलूर में स्थित है। प्रश्न संख्या 80, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। देखिए ऑस्कर 2023 की अगर बात करें तो उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार वह ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। और वह जो है उन्हें यह पुरस्कार द वेल के लिए दिया गया है। द वेल ऐसा लिख सकते हैं, द वेल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। लिसा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है और इन्हें उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, जो कि क्या होंगी? भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर होंगी। प्रश्न संख्या 82, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? लाडली बहन योजना की अगर बात करें तो पूछा क्या गया है कि यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत 21 साल से 60 साल की उम्र की जो महिला होंगी, 21 साल से 60 साल के बीच की जो महिलाएं होंगी उनको 1000 रुपया आर्थिक सहायता दिया जाएगा, कुछ कंडीशन, कुछ शर्तों के साथ, ठीक है। प्रश्न संख्या 83,
111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या था? इसका थीम की अगर बात करें तो था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि 111वां स्थापना दिवस के अवसर पर जो है 2023 की यह थीम थी। बिहार थी क्या थी? विषय थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसके अलावा अगर हम आपसे प्रश्न यह पूछे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी, तो 22 मार्च को इसका क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा था साथियों कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यह आपको याद होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है विधान चंद्र राय, ठीक है, इनके सम्मान में चिकित्सक दिवस जो है वह प्रत्येक साल जो है मनाया जाता है 1882 में, यानी कि 1 जुलाई को प्रत्येक साल मनाया जाता है इनके सम्मान में चिकित्सक दिवस। और इसके बात करें विधान चंद्र राय की, तो इनका जन्म हुआ था 1882 में, 1 जुलाई 1882 में, और इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है ना, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 85। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें भारत के द्वारा साथियों 22 स्वर्ण पदक जीता गया है, ठीक है। भारत ने इसमें 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते। 61 पदक में 22 आपका तो गोल्ड हो गया, 22 गोल्ड था, 16 आपका सिल्वर था, और 23 ब्रॉन्ज था, जिसे कांस्य पदक कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो साथियों ऑस्ट्रेलिया 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक के साथ कुल 178 पदक जीता और पदक तालिका में पहले स्थान पे था। प्रश्न संख्या 86। अब देखिए यहाँ से मैथ के प्रश्न हैं जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो फिर से चलेंगे जीके जीएस के प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 101। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो कैसा ऐसा कंडीशन होगा? तो देखिए कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव जब होगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। और कंडीशन क्या होगा? हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ेगा, तभी आयतन बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा ना। तो इस कंडीशन में यानी कि 2 और 3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 102। भारी जल यानी कि जिसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, तो भारी जल के नामकरण का आधार क्या था? तो इसका आधार था यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O, जो कि हाइड्रोजन या अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होता है, और इसका उपयोग रिएक्टर में मंदक के रूप में भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 103। अभिक्रिया Fe यानी कि फेरम 3+, यह जो एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, इसके लिए निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? अब इस कंडीशन में जो है Fe3+ अपचयित होता है, Fe की ऑक्सीकृत अवस्था परिवर्तित होती है, Fe3+ को ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो यह सब तो सही है, लेकिन Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं। यह आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। प्रश्न संख्या 104। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? तो गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, है ना, यह आपका सही है। गैस तथा द्रव जो है वह तरल के, अब लिक्विड के समान काम करेगा ना, व्यवहार करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो यह जो है आपका उपस्थित है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, तो यह बने रहते हैं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। एक डायमंड जो है उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वह 4 अन्य परमाणुओं के साथ क्या होते हैं? कार्बन परमाणु के साथ बंधे होते हैं। प्रश्न संख्या 107। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, तो आप जानते हैं अमोनिया गैस वहाँ से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कार्बन अगर बात करें, अमोनिया गैस से क्या होता है? दम घुट जाता है, ठीक है, दम घुटता है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 108।
एक कार्बनिक क्रेडिट में, एक कार्बन क्रेडिट की बात करें उसमें डैश शामिल होता है, तो उसमें क्या होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 109 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, लैन काय की खोज के लिए डुबे को, डुबे का पूरा नाम था डी डुबे, उनको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनको नोबेल पुरस्कार जो है 1974 में दिया गया था लैन काय की खोज के लिए। लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिकाओं के मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाएं हैं। प्रश्न संख्या 110, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की अगर सूजन की बात करें तो उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या करता है, यह श्वास नली, जो सांस लेने वाला जो है श्वास नली, उसको प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति यानी कि जिसको सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल, इससे अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे प्लाज्मोलिसिस के नाम से जाना जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका संकुचित हो जाता है, ठीक है, और कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है और इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली की अगर बात करें तो यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछेगा कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपोप्रोटीन। प्रश्न संख्या 112, क्षय रोग यानी कि टीबी की बात करें तो यह किसके द्वारा होता है, तो साथियों टीबी की अगर बात करें तो यह जीवाणु के कारण फैलता है और आप जानते हैं कि यह जो है ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसको याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ट्यूबरकुलोसिस, है ना, इस जीवाणु से टीबी यानी कि क्षय रोग फैलता है। प्रश्न संख्या 113, रक्त डैश उत्तक एक प्रकार का है, तो यह तो तरल संयोजी उत्तक है, तो ऑप्शन नंबर सी में संयोजी दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है और रक्त का पीएच मान की अगर बात करेंगे तो 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का 55% भाग की अगर बात करें तो 55% भाग जो है वह आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा 55% भाग प्लाज्मा होता है, 45% भाग जो है वह रक्त कणिकाओं का बना होता है। प्रश्न संख्या 114, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में डैश होता है, इस स्थिति में क्या होता है, पुनर्जनन होता है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन की क्षमता होती है और संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों प्लेनेरिया, टीनिया, सिस्टोमा, फैसियोला आदि होते हैं और यह क्या होता है, उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, इनमें दोनों लिंग होते हैं। यह खुद ही क्या करता है, प्रजनन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115, अस्थि के आधार पर द्रव ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए अगर बात करें अस्थि के आधार पर, ठीक है, तो अस्थि के आधार पर द्रव ओसीन में 62% जो है साथियों क्या होते हैं, अकार्बनिक, और 38% यहाँ अकार्बनिक लिखा हुआ है, 38% जो है वह कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं। चलिए अब यहाँ से फिर क्या है, आपका मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, तो हम लोगों ने सेट नंबर 3 को कंप्लीट किया जीके जीएस, और ऑलरेडी मैथ रीजनिंग का जो प्रश्न है उसका वीडियो अपलोड किया गया हुआ है, तो आप जाके उसे ज़रूर देखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से, जो कि बिगिनर भी होंगे, जो पहली बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी आसानी से समझ में आ जाएगी, तो ज़रूर देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ ही साथ वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। कंटेंट को जब आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा बैक करके देखिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग।